Hello. Hi. So in the last part, we tried to see how the price effect and quantity effect will affect our revenues. So when the demand is elastic, what we have seen, we'll just revise in a 1 minute. Okay. जर तुमची डिमांड इलास्टिक असेल तर तुमचा क्वांटिटी इफेक्ट हा मोठा असतो प्राइस इफेक्टपेक्षा आणि त्यामुळे तुमचं प्राइस जेव्हा वाढते तेव्हा तुमचा रेव्हेन्यू डिक्रीज होतो कारण तुमची डिमांड पण कमी होते. ओके. सो सिंपल वर्ड्स, इलास्टिक डिमांड म्हणजे क्वांटिटी इफेक्ट मोठा प्राइस इफेक्टपेक्षा. सो जेव्हा प्राइसमध्ये वाढ होते, जब प्राइस बढ़ता है तो आपका रेवेन्यू घट जाता है. अपोजिटली जब आपका डिमांड इनइलास्टिक रहता है तो आपका प्राइस इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से. सो जब प्राइस बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है. दैट्स व्हाट वी आर सीइंग एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. इसके लिए हमने ये डायग्राम देखी थी. थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, मुझे पता है. तो आपको पता है कि एट द पॉइंट वेयर यू आर एट यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ई इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी आपकी 1 हो जाती है, तब आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हो. जब आप ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पर आपको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आहे, तब आप सबसे ज़्यादा रेव्हेन्यू अर्न कर रहे होते हो, सगळ्यात जास्त इन्कम अर्न करत असता. पण आत्ताच्या या केसमध्ये आपले बाकी सगळे कॉस्ट आणि ह्या कॉन्स्टंट असल्यामुळे, ट्रॅव्हलिंग कॉस्ट, ॲडव्हर्टायझिंग कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा कॉन्स्टंट असल्यामुळे इलास्टिसिटी जेव्हा युनिटरी असेल म्हणजे एक असेल तेव्हाच आपल्याला सगळ्यात जास्त प्रॉफिट मिळणार आहे. व्हेनेवर अवर इलास्टिसिटी विल बी 1, at that point your revenue will be higher and highest, and your profit will be maximized optimally. Okay, so that's what we were seeing. Okay, let's go ahead one step. तो हम क्या देख रहे थे? The first thing to note that revenue is maximized at the unitary elastic point. Okay, तो क्यों होता है? क्योंकि जब आपकी डिमांड इलास्टिक रहती है तो आपका क्वांटिटी इफेक्ट ज़्यादा रहता है प्राइस इफेक्ट से, और उसकी वजह से जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ेगी आपका रेवेन्यू कम होता जाएगा क्योंकि आपका डिमांड कम हो जाएगा. वेरएज जब आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो आपका प्राइस इम्पैक्ट ज़्यादा है, प्राइस इफेक्ट ज़्यादा है क्वांटिटी इफेक्ट से, और उसकी वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा जब भी प्राइस बढ़ने लगेगी, इवन दो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस. तो जनरली मोनोपॉलिस्ट को, जो मोनोपॉली करते हैं मार्केट में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सिनारियो है. द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द डिफरेंट पॉइंट्स आर समराइज्ड एज द फॉलोइंग टेबल. ओके, देखो जब भी आपका प्राइस इंक्रीज होता है तो आप ये पहला ये वाला बॉक्स देखिए. ओके, ये वाला बॉक्स. ओके, सो जब आपका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपका डिमांड इलास्टिक है. ओके, सो आप प्राइस इलास्टिक हो डिमांड के लिए लेकिन प्राइस बढ़ रहा है तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर फॉल्स. ओके, लेकिन जब आपका डिक्रीज होता है प्राइस, प्राइस इलास्टिक है, तो आपका रेवेन्यू या फिर आप मतलब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. ओके, ये है जब आपका प्राइस इलास्टिक है तो. और इससे एग्जैक्टली अपोजिट आपके इफेक्ट हो गए जब आप प्राइस इन इलास्टिक बोल रहे हो. तो जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू राइज हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन जब प्राइस घटेगी तो आपका रेवेन्यू या फिर एक्सपेंडिचर गिर जाएगा. समझ में आ रहा है? यही जो हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में देखा है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके, लेट्स सी कि इसके आगे हम क्या देख सकते हैं. ये एक एग्जांपल है. ओके, लेट मी गिव यू द ब्रीफ एग्जांपल फॉर दिस. लेट्स हॅव सम नंबर्स अँड टेस्ट अवर थिंकिंग. म्हणजे थोडक्यात थोडंसं एक रिअल लाईफ एक्झाम्पल बघूया. ओके, द कॉलेज इम्प्लिमेंट्स द प्रपोज्ड इन्क्रीज इन $8. तुम्ही $8 म्हणा जर डॉलर बरोबर कम्फर्टेबल नसाल तर. सो $8
टेकिंग द न्यू प्राइस टू ₹48. सो जर तुमच्या कॉलेजमध्ये पार्किंग लॉट विषयी आपण बोलतो, ओके. सो कॉलेजला पहिली पार्किंग लॉटची फी होती $8. आता नवी प्राइस झाली आहे $48. ओके. म्हणजे इन्क्रीज, आधीची प्राइस होती 40, त्यात इन्क्रीज झाली आहे 8ची. सो दॅट विल बी $48. ओके. लास्ट इयर द कॉलेज सोल्ड 1218 student parking passes. This year, at the new price, the college sells 11,520 parking passes. So जेव्हा प्राइस वाढली तेव्हा तुमची डिमांड कमी झाली. आधी कॉलेजचे पार्किंग पासेस लास्ट इयरला 12,800 विकले जात होते, आता ते 11,520 विकले जातात. सो सिम्पली सेईंग, जर तुम्हाला आठवत असेल की आपण P1 P2 असं बघितलं होतं किंवा P1 P0 असं, तर आपण असं म्हणू शकतो की ओरिजिनल प्राइसमध्ये, ओके, ही तुमची क्वांटिटी डिमांडेड आहे ती Q2 आहे, म्हणजे न्यू क्वांटिटी. ही आहे Q1. ओके, येते लक्षात. आणि त्याप्रमाणे ही तुमची आहे P2 आणि ही आहे P1. तुमची न्यू प्राइस आहे 48, ओल्ड प्राइस आहे 40. ओके. तुम्ही मिड पॉइंट फॉर्म्युला वापरताय आणि म्हणून तुम्ही काय करताय, Q2 मायनस Q1 डिवायडेड बाय Q2 प्लस Q1 डिवायडेड बाय 2. मिड पॉइंट काढायचा फॉर्म्युला आहे हा. जर तुम्हाला आठवत असेल तर नक्की बघा बरं का तो व्हिडिओ, जर तुम्हाला आठवत नसेल तर. सो तुम्ही सिम्पल मॅथ केलं, Q2 11,520 मायनस 12,800 Q1 divided by 11,520 plus 12,800 divided by 2 multiplied by 100. तो तर ऊपर वाला क्या आया आपका -1280. ओके, ये आया. और नीचे वाला आया 12,160. ओके, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्चुअल नंबर क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी -10.53. इसका मतलब आपका ऊपर वाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया है, परसेंटेज डेल्टा क्यू, दैट इज 10.53. ओके. अब नीचे प्राइस के बारे में देखते हैं. P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2. ओके. सो P2 माइनस P1 8 हो गए, 48 वजा 40, बरोबर. और मिड पॉइंट कैसे निकाला, 48 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 88 डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब है 44. तो यहाँ पर ये दिख रहा है 8 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके. तो इसका परसेंटेज कितना आया, 18.18. मतलब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज डेल्टा पी, ये है 18.18. ओके. तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है. तो आप प्राइस इलास्टिसिटी सिंपल फॉर्मूला से डिवाइड करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी divided by percentage change in demand, right? Oh, so not demand, percentage change in price. Okay, so that means minus 10.53 divided by 18.18 or 18.18, minus 10.53 divided by 18.18. तो आपका आंसर आ जाता है 0.58. ओके, -0.58. अब आप ये बता सकते हो कि -0.58 आप सिंपली बोल सकते हो, माइनस साइन जब आप इग्नोर कर दोगे तो हो जाएगा 0.58, विच विल बी, अगर आप देख सको तो, विच विल बी ग्रेटर देन 1, सॉरी, विच विल बी लेस देन 1, सॉरी, माय अपोलॉजीज. ओके, विच विल बी लेस देन 1. तो इसका मतलब है आपकी इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी से कम है, 1 से कम है. इसका मतलब ये डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक डिमांड है. ओके, समझ में आ रहा है आप, या ये कैसे कैलकुलेट किया, आपको ये समझना है क्योंकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है.
अगर ये ना समझे फिर से वीडियो देखो, और जो भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क मी। आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, अब मैंने ये तो आपको दिखा दिया कि कैसे हम चल रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ये डेटा से। First, looking at only at the percentage change in quantity and the percentage change in price, we know that an 18% change in price will result in 11% change in demand. तो जैसे ही 10.53 मतलब अप्रोक्सीमेटली 11% चेंज डिमांड में हो जाएगा जब आपकी प्राइस 18% से बढ़ रही है। तो सिंपली क्या है, जितना प्राइस बढ़ने वाला है उतना आपका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। 18% बढ़ेगा तो 18% होने वाला नहीं है, मतलब यूनिटरी नहीं है। तो जितना प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपका डिमांड कम बढ़ रहा है, कम चेंज हो रहा है, 11% ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब है घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 18% से 11% वाला चेंज छोटा है। दैट मीन्स प्राइस इफेक्ट बड़ा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी इफेक्ट। और जब प्राइस इफेक्ट बड़ा है क्वांटिटी इफेक्ट से, दैट मीन्स दिस इज इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है आपको? लेट्स सी। In other words, a large change in price created a comparatively smaller change in demand. So जब आप larger change की बात कर रहे हो प्राइस में, तो ये larger change in price brings smaller change in demand. We can also see that the elasticity is 0.58 when the absolute value of the price elasticity is less than 1. That is, the demand is inelastic, right? In this example, students' demand for parking permits is inelastic. मतलब थोड़ा प्राइस बढ़ भी गया तो स्टूडेंट्स को कॉलेज में पार्किंग चाहिए ही चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट प्राइस, सो दैट्स व्हाई योर quantity demanded is inelastic. When impact does not what impact does the price change have on the college and their goals for a student? सो इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि कॉलेज पे और कॉलेज गोल्स फॉर स्टूडेंट? फर्स्ट, देर आर 1280 फीवर कार्स टेकिंग अप पार्किंग प्लेसेस। सो क्योंकि पहले 12,800 लाए जाते थे कार्स पार्किंग स्पेस में, अब 11,520 ही लाए जा रहे हैं, मतलब कम कार यूज किए जा रहे हैं। In all, those students are using alternative transportation to get to school, and this change has relieved parking capacity issues. Then the college may have achieved its goal. तो अगर पार्किंग आपका क्रम्प्ड हो रहा है, क्रम्पल्ड मतलब पूरा का पूरा ऐसा मतलब वहां पर स्पेस नहीं बच रही थी, तो जैसे थोडे से $8 ₹8 असं पकडा, थोडेसे वाढवून तुमच्या प्राइस मध्ये किती तुमच्या डिमांड मध्ये खूप जास्त चेंज झालाय। आणि पहिल्या ज्या 12,800 कार किंवा स्कूटर्स येत होत्या तुमच्या कॉलेजमध्ये, त्याच्याऐवजी आता 11,520 स्कूटर येत आहेत। त्याच्या म्हणजे त्याच्यासाठी आपण असं म्हणू शकतो की हे जे 1,280 स्टुडंट्स आहेत ते आयदर वे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा वापर करतायत, ते शेअर करतायत, कारपूल करतायत, म्हणजे इतरांच्या कारने येण्याचा प्रयत्न करतायत। अँड दॅट्स वाय तुमची स्पेस पण कमी झाली आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला जे अचीव करायचं होतं की तुमची पार्किंग स्पेस थोडीशी फ्री व्हावी, ते गोल पण अचीव झालंय। येते तुमच्या लक्षात इलास्टिसिटी कशी वापरली आपण? लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो हे दुसरं एक्झाम्पल आहे. हे एक्झाम्पल ॲक्च्युली ऑलरेडी आपण हे पाहिलं आहे, राईट? एक्झाम्पल, येस, त्याच्याविषयी काहीतरी आणखीन इन्फॉर्मेशन दिली आहे नक्कीच यात. हाऊएव्हर देर इज मोर टू दिस स्टोरी. सो आपण हे पाहिलं की पार्किंग स्पेस कमी झाली कॉलेजची आणि त्यामुळे हेल्पफुल असेल कॉलेजसाठी थोडे पैसे वाढवणं. पण या गोष्टीला आणखीन एक साईड आहे. कशी बघा, ईयर 1 मतलब पहले साल में 12,800 पार्किंग परमिट सोल्ड ॲट $40 पर परमिट. म्हणजे जेव्हा पहिल्या वर्षी 12,500 परमिट पासेस दिले गेले मुलांना कॉलेजमध्ये पार्किंग करण्यासाठी, तेव्हा त्याची किंमत होती ₹40 पर परमिट, बरोबर? म्हणजेच कॉलेजकडे $5,12,000 $5,12,000 क्रिएट हुए, ओके, एज अ रेवेन्यू. सेकेंड ईयर में 11,520 पार्किंग परमिट सोल्ड.
सो 11,520 पार्किंग परमिट सोल्ड झाले आणि त्याची प्रत्येकाची किंमत होती 48. सो 11,520 मल्टीप्लाइड बाय $48 पर परमिट इज इक्वल टू $5,52,960. इसका मतलब क्या है, आपका जो रेवेन्यू है थोड़ी सी प्राइस बढ़ाने से आपका रेवेन्यू बहुत बढ़ गया. कॉलेज को ज्यादा पैसे मिलने लगे सिर्फ $8 का चेंज करने से, और पार्किंग स्पॉट्स भी फ्री हो गए. समझ में आ रहा है? तो क्योंकि कॉलेज को पता था कि ये डिमांड इनइलास्टिक है, इसका मतलब प्राइस इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ा है, प्राइस इफेक्ट ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी इफेक्ट. ओके, let's see. This college earned an additional $40,960 का revenue. Perhaps this can be used to expand parking or address other student transportation issues. सो हे जे जास्तीचे $40,000 मिळतात, 40,960, त्याचा वापर करून स्टुडंट्ससाठी जास्त चांगल्या प्रमाणावर पार्किंग स्पॉट क्रिएट करता येतील किंवा इतर स्टुडंट्सचे इश्यूज लाईक ट्रान्सपोर्टेशन सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सो दिस इज रियल लाईफ एक्झाम्पल फॉर अस. ओके, लेट्स सी. In this case, student demands for parking permits is inelastic. A significant change in price leads to comparatively smaller change in demand. The result is lower sale of parking spots. ओके, मला वाटतं हे एक्झाम्पल तुम्हाला आता नीट समजलं असावं. जर समजलं नसेल तर तुम्ही मला ते विचारायचं आहे. आधी पूर्ण व्हिडिओ बघायचे आणि प्लीज कॉमेंट की तुम्हाला त्याच्यातलं काय समजलं नाहीये. ओके, हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथे सांगते आणि तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचं आहे. घरी सॉल्व्ह करून बघा जसं आपण सॉल्व्ह केलंय तसं. आणि बेसिकली इथे या स्लाइडवर त्याचं उत्तरही आहे, कारण पुढे आपण एक्सरसाइज दिलाय. पण तरी आधी हे एवढं बघून स्वतः सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा व्हिडिओ पॉज करून. त्याच्या खाली त्याचं उत्तर तुम्हाला आपोआपच नंतर मिळू शकेल. ओके, सो लेट्स सी द एक्झाम्पल. अ बेकर, हेलन, who bakes these cookies and sells them at $2 each. So price of one cookie is $2. एका कुकीची म्हणजे एका बिस्किटाची नको आपण कुकीज म्हणूया, सगळ्यांना माहित असतं कुकी म्हणजे काय. सो एक कुकी की प्राइस है ₹2 या फिर $2, मतलब $2. The cookies are sold in convenience store which has several options on the counter that customers can choose at a last minute impulse buy. तो अब लास्ट मिनट इम्पल्स बाय क्या होता है पता है, कि जब आप वो पेमेंट काउंटर पे जाने लगते हो तो यहाँ वहाँ ऐसी बहुत चीज़ें रखी जाती है. उसमें चॉकलेट्स रहते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप जाते जाते उठा लेते हो, एकदम से रश में जाते, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कर. Okay, so that is called last minute impulse buy. Okay, all of these impulse item range between $1 to $2 in price. In order to raise revenue, Helen decides to raise her price to $2.20. So जास्त पैसे मिळवण्यासाठी, जास्त प्रॉफिट मिळवण्यासाठी हेलन ने क्या सोचा कि हम हमारे कुकी का प्राइस बढ़ा देते हैं. पहले $2 थी, अब $2.20 हो गई. मतलब आपके लिए यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि आपका P1 क्या है, पहले का प्राइस P1 इज 2. ओके, और उसके बाद P2 मतलब चेंज्ड प्राइस है कितना, आप मुझे बता पाओगे? यस, करेक्ट. सो दैट इज 2.2 या फिर 2.20 20. ओके, तो कितना चेंज हुआ यहाँ पर आप बता सकते हो? P2 माइनस मतलब चेंज इन P कितना हुआ? दैट इज 20 सेंट्स या फिर 20, 0.20, राइट. क्यों? क्योंकि P2 माइनस P1 किया हमने, राइट. मतलब इसका हम क्या बोल रहे हैं, P2 माइनस P1, राइट. यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, होपफुली इजी है, राइट. 0.20 हो गया. ओके, अब इसके बाद क्या है देखो. All the impulse items range between $1 to $2 in price. In order to raise the revenue, Helen decides to raise her price at 2.20. If Helen increases the cookies price from 2.2 to 2.20, there is a 10%, that is 10% increase. Will fewer customers buy cookies? मतलब जब 10% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, तो क्या उसका डिमांड घटेगा या बढ़ेगा? अब ये आपको देखना है, और आपको पहले एक आंसर
तैयार करना है। ओके, आपका प्राइस 10% से बढ़ गया है। ओके, सो डेल्टा पी इज 10% इंक्रीज। तो आपको मुझे बताना है कि क्या लोग ज्यादा कुकीज लेंगे या कम कुकीज लेंगे। आपको पॉज करना है और सोचना है इसके बारे में। लेट्स सी क्या आंसर दिया गया है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। Let's assume that the price change does not impact customers' behavior. Many customers choose rupees $1 chocolate bar or rupees 1.5 donut over the cookie, or they simply resist the temptation of the cookies at the higher price. Before we do any math, this assumption suggests that the demand for cookies is elastic. तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इन केस में कि अगर 1 से 2 के रेंज में वहां पर आइटम्स रखे इम्पल्स बाइंग के मतलब वो लेन में, तो लोग क्या करेंगे, कम से कम मतलब प्राइस का एक तो चॉकलेट या फिर डोनट होगा तो वो उठाएंगे, या फिर वो खरीदेंगे ही नहीं कुकी। मतलब आपके कुकी की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में थी। ओके, एडिंग टू द नंबर्स वी फाइंड दैट हेलेन्स वीकली सेल्स ड्रॉप फ्रॉम 200 to 150 कुकीज। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक और डिटेल भी मिल जाता है जो आपको याद रखना है कि हेलन का जो सेल था वो पहले Q1 कितना था, 200 था, और जैसे ही उसने प्राइस बढ़ाया तो आपका हेलन का सेल कम हो गया 150 कुकीज तक। दिस इज 25% चेंज इन डिमांड। तो 200 से 150 हो जाना तो इसका मतलब है 25% चेंज। ओके, on account of 10% in price increase. We immediately see that the demand is greater than the change in price. मतलब जैसे ही डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो 25% का हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है 10% का। मतलब जब आपकी प्राइस चेंज होती है उसके हिसाब से आपका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है या फिर ज्यादा कम हो रहा है। ओके, दैट मीन्स आपका क्वांटिटी इफेक्ट है वो बड़ा है क्वालिटी प्राइस इफेक्ट से, राइट। तो अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज Q2 minus Q1, that is 150 minus 200 divided by 150 plus 200 divided by 2. ये मिड पॉइंट फार्मूला वाला है, द आर्क ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, आर्क ऑफ इलास्टिसिटी मेथड। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज -50 अपॉन 175। तो आपको मिल गए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 28.75 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ओके, तो हमें मिल गया वो 28.75, राइट। अब मिल गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1, 2.20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2 प्लस 2.20 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आ गया 9.52%, राइट। तो ये है आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 9.52। ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कूल। तो हमारे पास अब आ गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम सिर्फ इसका डिवीजन करेंगे, -28.75 डिवाइडेड बाय 9.52, दैट इज -3। अब हम इग्नोर करेंगे, राइट, माइनस साइन को करेंगे ना। व्हेन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो साइन को इग्नोर करेंगे और 3 मतलब यहाँ पर जो माइनस साइन है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, तो बन जाता है 3 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है यूनिटरी इलास्टिक 1 है तो उससे बड़ा है, मतलब आपका डिमांड इलास्टिक है। When this absolute value of the price elasticity is greater than 1, the demand is elastic. In this example, the demand for cookies is elastic. When impact does this on have Helen's objective to raise revenue. जेव्हा रेव्हेन्यू वाढवायचा होता हेलनला तर काय झालं, पहिल्यांदा ती 200 कुकीज सेल करत होती 2 रुपीजला। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उसका रेवेन्यू कंप्लीट होता था $400। लेकिन अब जब प्राइस बढ़ गया है 2.20 को, तब वो 150
कुकीज सेल कर रही है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 2.20 तो हो जाता है 330। मतलब पहले 400 रुपए कमा रही थी, आज 330 कमा रही है। उसका रेवेन्यू बढ़ाने का सपना पूरा का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि उसने प्राइस बढ़ाया, क्योंकि उसका डिमांड इलास्टिक था, लेकिन प्राइस बढ़ाने की वजह से उसको ये लॉस सहन करना पड़ा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके रियल लाइफ के लिए, और ये आपको समझना चाहिए। ओके, लेट्स सी। She is earning less revenue because of the price change. What should Helen do next? She had learned that small change in price leads to a large change in demand. What is if she lowered the price slightly from her original? So जो ओरिजिनल था 2 रुपीज, तो उससे थोड़ा नीचे रहा तो 1.5 किया तो ये आप करके देखो कि अगर उसका 152 था प्राइस, तो उसने शायद क्या बोल सकते हैं हम, टू था तो उसके नीचे आ गया। ओके, उसके नीचे 1.5 आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा पता है आपको? उसका प्राइस इम्पैक्ट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू क्वांटिटी। प्राइस इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी इफेक्ट, और इसकी वजह से क्योंकि ये इलास्टिक डिमांड है, उसका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। मतलब प्राइस कम करने से उसका रेवेन्यू, उसका इनकम बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन एक बार फिर ध्यान से पढ़ना, देखना, आपके नोटबुक में ये पूरा का पूरा लिखना। ओके, इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे। यहाँ पर आपको टोटल करके 6 सवाल है। ओके, तो ये फर्स्ट 2 एक ही डायग्राम पे है, देन थर्ड फोर्थ आर डिफरेंट, दिस सेवेंथ इज डिफरेंट एंड सिक्स्थ इज डिफरेंट। ओके, देयर इज नो फिफ्थ क्वेश्चन बिकॉज आई हैवंट गिवन इट टू यू। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने अपने बुक में, और नेक्स्ट लेक्चर को वो मैं देखने वाली हूँ। ओके, मैं ये आपको नोट्स में ये क्वेश्चन भी भेजने वाली हूँ, आपके लास्ट पेज पे है। आपको क्या करना है, ये वीडियो देखकर उस वीडियो के नीचे अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ डिफिकल्टी है, वो टाइप करनी है, और आपके रोल नंबर और आपका नाम भी वहाँ पर लिखना है कमेंट में, सो दैट मुझे पता चलेगा कौन से क्लास मेंबर ने ये देखा है। ओके, तो फिलहाल के लिए हम आज के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, और नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके।